हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक चंद्राकर और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो चल रहा है। ठीक है ना। सो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ टिल नाउ आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे मैं एक आप लोगों का वरीड वाला पार्ट देख रहा था कि सर शॉर्ट में आप मूर्ख हो क्या? आप मूर्ख हो। आपको आपको समझ में आता है? आप इतने दिन तक अगर एफर्ट मारे हो, मुझे पता है ना मैं कितना एफर्ट मार रहा हूँ। एग्ज़ाम तो मैंने निकाला है ना, आप नहीं निकाले हो इसलिए आप पढ़ रहे हो। बट ऑब्वियस। सो आपको फेथ रखना चाहिए, पहली चीज। मुझे अगर कोई बोल देता, मैं आपको बताया हूं, इससे पहले भी बताया हूं कि मैं किस तरीके से एग्जाम फाइट किया हूं। मैं अपने सीनियर्स पे पूरा फेथ रखता था, ऑब्वियसली अभी भी रखता हूं। लेकिन आपको जो चीजें फ्री में मिल रही है उस पर फेथ, मतलब रीजन यही था। सबसे पहले जब डिस्कशन हुआ था ना, तो सर के साथ यही रीजन था कि सर फ्री में करे कि नहीं करे, क्योंकि कई मूर्ख रहेंगे जिनको समझ में नहीं आएगा कि फ्री में क्या इतनी अच्छी चीजें दी जा सकती हैं। सो आप ना थोड़ा सा ना सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि वाकई में किन चीजों पे कैसा काम किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है। ये मैं कुछ ही स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत मतलब पढ़ाई में कम और चिंता में ज्यादा ध्यान देते हैं, जो चिंतित रहते हैं। और वो चिंता का विषय है मेरे लिए, वो मेरे लिए चिंता का विषय है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप फॉलो कर रहे हो तो मुझ पे बिलीव करो, और जैसा कहा जा रहा है वैसा करो ना। इतने सारे स्टूडेंट्स के सवाल बन रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, मतलब आप में कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप हार्ड वर्क में जो काम करना चाहिए, मतलब जितना हार्ड वर्क करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो। सो लैक ऑफ प्रिपरेशन आपके तरफ से हो रहा है। सो ये ध्यान रखिए यार। मुझे पता है एक लेक्चर में कितना कंटेंट कंसाइज करके मैं दे रहा हूँ, कितनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ। रही बात, हाँ ना, और ये एक एक तरीके से जो बोलते हैं ना, सर ये ऐसा है, सर वो वैसा है। एक होता है रिक्वेस्ट कि हाँ सर ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये चीज़ें आप करवा दीजिए। एक होता है ऑर्डर। अबे मैं तुम लोगों का ऑर्डर नहीं सुनूंगा किसी का भी। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, याद रखना। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये शुरू से है मेरे में, अभी से नहीं। ये हमेशा से मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। सो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा आप लोगों को। मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ऑर्डर भी दे सकता हूँ बिकॉज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ऑर्डर बोलो, रिक्वेस्ट बोलो, मेरा सिर्फ एक मुद्दा है कि आप ना पूरा लेक्चर फॉलो करने के बाद प्रीवियस ईयर के लिए जाइए। मैंने आपको सारी टेक्निक बता दिया है कि किस तरीके से करना है यार। अगर इतने में आपसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बहुत तकलीफ है डियर। इवन दो इसके बाद तो मैं फुल कोर्स भी पढ़ा दूँ ना, फुल कोर्स पूरा साला पढ़ा दूँ, तब भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सोच रहे हैं कि इतने में होगा, नहीं होगा। आराम से होगा यार, फॉलो तो करो सही से। बाकी तो कर रहे हैं, मुझे पता है, बाकी कर रहे हैं, उनसे सवाल भी लग रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। और उन लोग करके दिखाएंगे, पक्का है, पक्का है। इस बार देखना गेट एग्जाम में ना फोड़ेंगे लोग, और मुझे पता है आप फोड़ने के बाद बोलोगे सर थैंक यू, मज़ा आ गया इस बार। प्रिपरेशन ड्यूरेशन में भी मज़ा आया। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, जब गेट एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एग्ज़ाम तो दे दिए, ठीक है, एग्ज़ाम दे दिए, वो पर्टिकुलर 3 घंटा तो काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट बहुत बहुत अलग रहता है। वो 3 घंटा एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम वाला जो दिन रहता है, वो एकदम ही अलग फीलिंग देता है। साथ के साथ जो प्रिपरेशन ड्यूरेशन है आपका, जो प्रिपेयर किए रहते हैं 5 महीने 6 महीने, वो वाला जो प्रिपरेशन टाइम है ना, वो यूनिक टाइम है भैया। वो यूनिक टाइम है जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, है ना। जो एकदम सोचते हैं कि एग्ज़ाम मुझे निकालना है तो उस वे में प्रिपरेशन करते हैं। डेली कंसिस्टेंसी रखते हैं कि डेली बेसिस पे मुझे इतना पढ़ना है, मतलब पढ़ना है ना। सो उन लोगों के लिए ना ये टाइम बहुत मज़ेदार है। मुझसे पूछिए, मुझे आज भी याद आती है वो चीज़ें, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो किस तरीके से चीज़ें मैं फॉलो करता था। एग्ज़ाम वाला दिन तो खैर
वो यूनिक डे है ना। सो वो मजा आने वाला है आपको। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कास्टिंग के बारे में पढ़ा रहा था कि कास्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है ना। साथ के साथ आपको श्रिंकेज अलाउंसेस के बारे में बात की आपके साथ कि किस तरीके से श्रिंकेज अलाउंसेस काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी करवाया। ठीक, सो वो आपको करना रहेगा भाई। उससे भी सवाल हैं, उससे भी सवाल हैं, मैं एट द एंड और बात करूंगा आप लोगों से। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं इस पे, दो चीज़ें जिस पे बात करने वाला हूं आज मैं। एक होता है आपका स्प्रू का डिज़ाइन। स्प्रू का काम क्या है? स्प्रू का काम क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था, ऐसा कुछ स्प्रू बनाया था टैपर्ड, ऐसा कुछ स्प्रू था। ठीक, और इधर आपका पोरिंग बेसिन था, तो ये जस्ट इसके ऊपर पोरिंग बेसिन ऐसा भी बनाया जा सकता है। पोरिंग बेसिन ऐसा भी बनाया जा सकता है। ये स्प्रू हो गया, तो इसको एच एस बोल दिया, स्प्रू हाइट। दिस इज स्प्रू। दिस इज पोरिंग बेसिन। यही तो था ना भाई। लेट अस अज्यूम एच पी इज द हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन, एच एस इज द हाइट ऑफ स्प्रू, है ना। मतलब इस पॉइंट से ऊपर स्प्रू का हाइट इतना है। अगर मैंने इसको इसको माना 1, इसको माना 2 सेक्शन, इसको मान लिया 3 सेक्शन। ठीक है। सो देखो एक्चुअली स्प्रू टैपर्ड क्यों डिजाइन किया गया। अगर मैं बोलूँ एक सिलेंड्रिकल है ना, एक फ्लैट सिलेंड्रिकल, एकदम स्ट्रेट सिलेंड्रिकल आप डिजाइन कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम इस तरीके से। ये स्ट्रेट सिलेंड्रिकल है। ये वाला सेक्शन क्या है? सेक्शन 2। ये वाला सेक्शन क्या है? सेक्शन 3। ना माय डियर, एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे लॉसेस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, है ना। देयर इज नो लॉसेस टू बी कंसिडर, है ना। लॉसेस को मैं नेग्लेक्ट कर दिया, जो भी फ्रिक्शनल लॉसेस थे वो नेग्लेक्ट कर दिया। सो 2 पे अगर मैं बोलूं पोरिंग बेसिन है, नहीं रहेगा तो नेग्लेक्ट करना रहेगा। ठीक, अगर है, अगर है सो यार यहां से मोल्टन मेटल अगर आ रहा है, मोल्टन मेटल यहां से आ रहा है, तो मोल्टन मेटल यहां तक आएगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और मैं ये कह रहा हूं जब मोल्टन मेटल सेक्शन 1 पे एंट्री कर रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब मोल्टन मेटल सेक्शन 2 तक पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रहेगी। कितना हो जाएगा उसका? रूट ओवर 2 GHP। ऑब्वियसली हाइट की वजह से वेलोसिटी। सो यार यहाँ का एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी एनर्जी में मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी एट द 2 पॉइंट v2 will be root over 2 GHP this height। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बोलूं V3 निकालना रहेगा, V3 निकालना रहेगा, सो V3 कितना हो जाएगा? अबव V3 के ऊपर इफेक्टिव हाइट देखिए, HS प्लस HP, दिस इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव हेड। ठीक, सो इफेक्टिव हेड देखिए कितना हो जाएगा? HS प्लस HP। लेट अस एज्यूम HS प्लस HP इक्वल टू, मैंने टोटल हाइट मान लिया, HS प्लस HP, टोटल हाइट, टोटल हाइट इसके अबाउ। सो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2GHT इक्वल टू कितना? HS प्लस HP। ठीक, नाउ माय डियर इन द क्वेश्चन अगर आपको HP दिया है, मतलब पोरिन बेसिन का हाइट दिया है, तब तो आपको ऐसे ही चलना है। अगर पोरिन बेसिन का हाइट नहीं दिया है, नहीं दिया है, उसमें दो चीजें हो सकती है, उसमें दो चीजें हो सकती है। एक चीज इस तरीके से भी कंसिडर किया जा सकता है कि एट द एंट्री ऑफ द स्प्रू द वेलोसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, देन एग्जिट में आपको निकालना रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। या एट द एंट्री आपको वेलोसिटी दे दिया रहेगा डायरेक्ट,
पोरिंग बेसिन का हाइट नहीं दिया है, वेलोसिटी v2 की वैल्यू दिया है। अगर उसमें से पोरिंग बेसिन का हाइट निकालना है तो आप v2 इक्वल टू √2g/hp, सो पोरिंग बेसिन का हाइट निकल जाएगा, सिंपल। ठीक, साथ के साथ अगर ये हाइट दे रखा है, ये हाइट दे रखा है, पोरिंग बेसिन का हाइट नहीं दिया था, ये वेलोसिटी दिया था, सो v2 के हेल्प से आपने hp निकाल लिया। अब hp मिल गया, hs दे रखा है, दोनों मिला के ht हो जाएगा, क्या v3 निकाल सकते हैं? सो इस तरीके से भी सवाल आता है। सो यहां से पूरा चमकना चाहिए भाई, यहां से पूरा दिखना चाहिए कि कैसे कैसे सवाल पॉसिबल है। ठीक, अब देखिए जैसे कि मैं यहां से मोल्टन मेटल फिट किया, मोल्टन मेटल फिट कर रहा हूं मैं, ये मोल्टन मेटल आ रहा। एक्चुअली हुआ क्या, ये सेक्शन जो है वहां पे आपका जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज योर A2। ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो एरिया है दैट इज योर A3। सिमिलरली यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो v2 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है v3 है। अगर मैं कहूँ वॉल्यूम फ्लो रेट फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, आई कैन से मास फ्लो रेट बट डेंसिटी इज द सेम, तो वॉल्यूम फ्लो रेट q इक्वल टू, आई कैन से दैट शुड बी कांस्टेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। भाई जितना यहां से आएगा उतना ही तो यहां से निकलेगा, बट ऑब्वियस है, इट मींस दैट एरिया टू v2, area to v2 should be equal to area 3 v3, area 3 v3 होना चाहिए। ठीक, सो यहां से अगर ध्यान से देखोगे सो यार आपका जो v3 है, वेलोसिटी v3 वो ज्यादा है ना v2 के कंपैरिजन में, यस और नो? v3 ज्यादा होगा ना, st ज्यादा है तो v3 ज्यादा होगा। अगर v3 ज्यादा है, v3 ज्यादा है v2 से, v3 ज्यादा है v2 से, सो v3 ज्यादा है v2 से, तो डेफिनेटली यहां पे v3 ज्यादा है v2 से, मतलब एरिया 3 कम होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। आप सोचिए ये है 10, ये है 10, ये है 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 50, सो ये भी 50 आना चाहिए। अब ये हो गया 10, सो ऑब्वियसली इट शुड बी 5, मतलब यहां पे आपका एरिया 3 शुड बी लेस टू द एरिया 2। सो इसीलिए मैंने यहां पे ऐसा कुछ बनाया है। ये देखो एरिया 2 ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा ये इस तरीके से कन्वर्ज होते जाएगा, ये कन्वर्ज होते जाएगा, और यहाँ पे ये एरिया 3 उसी के हिसाब से, इस हिसाब से एरिया 3 वो मेंटेन कर लेगा। सो अगर आप सिलेंड्रिकल बनाते हैं, अगर आप स्ट्रेट सिलेंड्रिकल बनाते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो खाली हो जा रहा है, ये वाले जो पोर्शन है वो खाली हो जा रहा है, मतलब यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है पता है? वैक्यूम। क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम। और ये वैक्यूम क्रिएट होगा तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से, वैक्यूम मतलब यहां का प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेयर से, सो आपका ये मोल्ड में रहेगा, मोल्ड में रहेगा, एटमॉस्फेयर में बाहर में एयर है, सो उस एयर को क्या करेगा? ये खींचेगा अपनी ओर। ये वैक्यूम है, ये लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है, सो एयर कहां से कहां फ्लो होने की कोशिश करेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब ये एयर को खींचने की कोशिश करेगा। और एयर यहां पे आएगा तो वो किस में मिक्स होगा? मोल्टन मेटल में मिक्स होगा, और मोल्टन मेटल में मिक्स होगा तो क्या क्रिएट करेगा? डिफेक्ट क्रिएट करेगा। आप चाहते हो कि एयर ना आए, एयर मिक्स ना हो, एटमॉस्फेरिक एयर मिक्स ना हो। सो एटमॉस्फेरिक एयर क्यों मिक्स होगा? बिकॉज इट क्रिएट्स वैक्यूम। और इसको बोलते हैं, इस तरीके से जो होता है वैक्यूम क्रिएट होता है और बाहर से एयर आके आपको मोल्टन मेटल में मिलता है, दैट इज नोन एज एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। ठीक, सो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्या हुआ कि आपका एक मोल्टन मेटल जैसे ही डाला मैं, सो मोल्टन मेटल की वजह से यहाँ पे आपका क्या हो रहा था? अगर स्ट्रेट था तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, एंड ड्यू टू दिस वैक्यूम
low pressure is created, low pressure is created or vacuum is created in the sprue, and from the atmosphere the air will come inside the sprue and mix with the molten metal, this is known as air aspiration effect. Again I am repeating this. From the atmosphere molten metal come inside the sprue because vacuum is created, and that air will mix with the molten metal. This is known as air aspiration effect. ठीक, सो आप इस प्रो को इसलिए इस तरीके से डिजाइन करना चाहते हो कि ये एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ना हो, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ना हो. सो देखते हैं भाई आइडियली किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है. तो A2 डिवाइडेड बाई A3, V3 डिवाइडेड बाई V2, V3 डिवाइडेड बाई V2. सो यार आपका जो V3 है दैट इज योर रूट ओवर 2GHT, रूट ओवर 2GHP, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A3 स्क्वायर HT बाई HP, इस तरीके से हो जाएगा. सो माय डियर अगर मैं बात करूं यहां पे इस तरीके से अगर हो जा रहा है ना, इस तरीके से अगर हो जा रहा है तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू, अगर इसको y बोल दिया, इसको y बोल दिया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 1 लेटेस्ट अज्यूम, तो उसको m बोल दिया, ये हो गया x स्क्वायर. मतलब आपका y इक्वल टू m x स्क्वायर, इस तरीके से कुछ इक्वेशन दिख रहा है. और ये इक्वेशन किसका होता है? पैराबोला का. किसका होता है? पैराबोला का. मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं ये A2 है एरिया A2 और ये A3 है, ये हो गया 2, ये हो गया 3. सो दोनों के बीच का जो एरिया का वेरिएशन है, जो चेंज हो रहा होगा, वो इस तरीके से पैराबोलिक होना चाहिए. इस तरीके से पैराबोलिक होना चाहिए. दिस शुड बी पैराबोलिक. सो स्प्रू डिजाइन करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसका एरिया, जो स्प्रू का एरिया का वेरिएशन है वो पैराबोलिक होना चाहिए. सो अगर आप जाओगे एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सो यार स्प्रू का एरिया पैराबोलिक बनाना आसान है क्या? आप माउल्ट के अंदर बना रहे हो, सैंड के अंदर बना रहे हो, आसान नहीं है. सो ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी, हाँ ना, अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे टैपर्ड सिलेंड्रिकल स्प्रू डिजाइन करते हैं. मतलब वो इस तरीके से कुछ ये एक्चुअल शेप रहेगा, ये टैपर्ड सिलेंड्रिकल. ये एक्चुअल शेप. ठीक, यहां पे ये एरिया 2 हुआ, ये एरिया 3 हो गया. और एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में स्प्रू आपका यहाँ पे स्प्रू हेडिंग, अच्छा, एक्चुअल में इसको टैपर्ड सिलेंड्रिकल दिया जाता है. टैपर्ड सिलेंड्रिकल बनाया जाता है. ठीक है ना, आपका स्प्रू का जो डिजाइन होता है वो टैपर्ड सिलेंड्रिकल होता है. ठीक है डियर, ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं. ठीक है, सो इसी के बेसिस पे ना न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं. हाँ, जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो इसी के बेसिस पे रहेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि हाइट दे दिया रहेगा, वेलोसिटी निकालना रहेगा, या वेलोसिटी दे दिया रहेगा, एरिया निकालना रहेगा. सो इसी तरीके की चीज़ें रहेंगी. बहुत आसान चीज़ें होती है, वो बहुत आसान होने वाला है ना. लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें मैं बात करते गया हूँ, जैसे एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, ये सब आपका क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है. स्प्रू इज डिजाइन फॉर टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट. खत्म. ठीक, तो इस तरीके से सवाल आएंगे तो ये ध्यान से सुना करो भाई.
ये इरेज करता हूँ। ठीक है भाई, है ना। आप लोगों को अब इसी के साथ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, फिलिंग टाइम। फिलिंग टाइम के बारे में, ठीक है ना। एक्चुअली दो तरीके के गेट मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। जो गेटिंग सिस्टम में जो गेट हम पढ़ने वाले हैं, गेट, वो दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक होता है आपका टॉप गेट, एक होने वाला है आपका बॉटम गेट। सो आपका टॉप गेट इस तरीके से कुछ रहेगा भाई। दिस इज द एरिया ऑफ द माउल्ट जो फिल करना है। दिस इज द हाइट ऑफ द माउल्ट, और लेट अस अज्यूम ये टोटल हाइट दे रखा है, ये स्प्रू का हाइट दे दिया, और इसके ऊपर अगर मैंने बोला एक पोरिन बेसिन भी बना दिया, लो, मतलब ये एचपी दिया। एचपी नहीं दिया रहेगा तो एचएससी क्या हो जाएगा आपका, टोटल एचटी। अब ये जितने लोग सुने हैं उनको समझ में आएगा, हाँ ना। कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो ये बात नहीं सुने होंगे वो बोलेंगे सर आपने तो एच टी बताया था, एच टी इक्वल टू एच पी प्लस एच एस, है ना। और इसमें तो सर एच पी दिया नहीं है, तो कैसे एच टी इक्वल टू एच एस ले लिए। सो दिस आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। वो लेक्चर सुनते ही नहीं, उनको तो करना अपने मन से ही है। एक बार तुम कोई पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिए फिर वैसे ही सोचेंगे। सो मैं आपको ये चीज़ें क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ना यहीं पे गलती करने वाले हो। पढ़ते इतने सारे लोग हैं यार, एग्ज़ाम ना बहुत कम लोग ही क्रैक कर पाते हैं। रीज़न ये है कि आप जब पढ़ते हो तो जो चीज़ें बोली जाती है ना, वो चीज़ें बहुत ध्यान से नहीं सुनते हो। क्योंकि मैं टिल नाउ जितने भी डाउट्स देखा हूँ, जितनी भी सारी चीज़ें आप लोग पूछते हो, मैं देखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है। वो जो डाउट्स वही लोग लिखे हैं जो लेक्चर बहुत ध्यान से नहीं सुने। जो भी स्टूडेंट लेक्चर ध्यान से सुना है उसको एकदम क्लियर है कि कौन से पॉइंट पे क्या चीज़ अप्लाई करना है, कौन से पॉइंट पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लेक्चर में बात किया हूँ। ठीक है। सो थोड़ा सा ना लेक्चर पे फोकस कीजिए। अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये अचानक से ये क्या बात बोल रहे हो। फिर से मैं बता रहा हूँ कि एच टी इज द टोटल हाइट, एच पी प्लस एच एस। एच पी नहीं दिया है आपके सवाल में, एच पी है ही नहीं, और ना ही वी टू दे रखा है। इसको आपने वी टू बोला, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसको टू सेक्शन है, यहाँ पे ये थ्री सेक्शन है, यहाँ पे ये वन सेक्शन था। सो अगर आपको V2 भी नेग्लेजिबल वेलोसिटी है, V2 नेग्लेजिबल वेलोसिटी है, मतलब इसके ऊपर हाइट है ही नहीं, लेकिन V2 का वेलोसिटी दे रखा है, V2 की वैल्यू दे रखा है। सो V2 के हेल्प से HP निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सो उस समय HP पिक्चर में आएगा। लेकिन अगर V2 नेग्लेजिबल वेलोसिटी है या HP नहीं दिया गया है तो HT विल बी डायरेक्ट HS। समझ आना चाहिए चीज, ठीक। सो ये टॉप गेट का, ये इस तरीके से फिल होगा। सो ये टॉप गेट है, तो डायरेक्ट क्या होगा, मोल्टन मेटल यहां से आ रहा है, यहाँ पे चाहो तो रनर भी लगा सकते हो, अगर साइड में थोड़ा सा रहेगा, है ना। सो आप रनर भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि टॉप गेट में रनर नहीं लगेगा, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आप रनर भी लगा सकते हो। सो होगा क्या कि आपका मोल्टन मेटल जब आएगा तो मोल्टन मेटल सीधा आ रहा है यहाँ से, ऊपर से इस पर्टिकुलर पोर्शन से डायरेक्ट आपका मोल्ड में एंट्री कर रहा है, और डायरेक्ट अगर मोल्ड में एंट्री कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो हाई वेलोसिटी से अगर मोल्टन मेटल यहाँ पे अंदर आ रहा है, सो ये जो कैविटी है वो जल्दी फिल होगा। सो टॉप गेट के हेल्प से जो मोल्टन मेटल फिल होता है मॉल्ट कैविटी में, सो उस पर जो टाइम लगने वाला है, मतलब फिलिंग टाइम विल बी लेस,
टाइम कम लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा है, टाइम कम लगेगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो ये यहां आके टकराएगा, उसकी वजह से वो क्या होगा, स्प्लैशिंग। जैसे ही नल चालू करते हो, नल चालू करते हो तो नल से पानी अगर फ्लोर पे गिरता है तो वो क्या होता है, फैलता है, फैलता है, तो उसको बोलते हैं स्प्लैशिंग। और लगातार आपने 20 दिन तक नल चालू कर दिया है तो उस फ्लोर से वो पोर्शन जो है वो थोड़ा सा इरोड हो जाएगा, इरोजन। सो यहां से अगर मोल्टन मेटल डायरेक्ट यहां पे गिरेगा तो देयर विल बी चांसेस ऑफ इरोजन, माउल्ड इरोजन, माउल्ड इरोजन, स्प्लैशिंग, फैलेगा, गिर के फैलेगा, जैसे पानी फैलता है देखे हो ना, ऐसे छिटक जाता है। सो चांसेस ऑफ स्प्लैशिंग, चांसेस ऑफ माउल्ड इरोजन, वेलोसिटी ज्यादा है तो टर्बुलेंस लॉसेस की भी चांसेस होते हैं। तो ये टॉप गेट में ये तीनों पॉइंट लिख लेना भाई, चांसेस ऑफ माउल्ड इरोजन, चांसेस ऑफ माउल्ड इरोजन, चांसेस ऑफ स्प्लैशिंग, चांसेस ऑफ टर्बुलेंस लॉसेस। साथ के साथ molten metal will be enter with high velocity, so it will take less time for the filling the cavity. In general it is used for the product which is having minimum thickness and high surface area, है ना, मतलब लार्ज सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कैलकुलेटर के बारे में बात करूं तो कैलकुलेटर का आपका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है, थिकनेस क्या है, कम है। सो इस टाइप की चीजों को बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इन जनरल टॉप गेट का यूज किया जाता है। दूसरा होता है आपका बॉटम गेट। सो बॉटम गेट में भी वो इसी तरीके से होगा, स्प्रू दिया है तो ठीक है भाई। इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे इसको मैंने टोटल हाइट ST एज्यूम कर लिया। हाइट ऑफ द मोल्ड इज द एरिया ऑफ द मोल्ड। ये वाला पॉइंट है मेन, ये गेट है, ये गेट है जहां से मोल्टन मेटल एंट्री कर रहा है। सो हियर दिस इज द एरिया ऑफ द गेट। लेट अस अज्यूम यहाँ पे जो दे रखा है AG इज द एरिया ऑफ गेट, और यहाँ पे मोल्टन मेटल मेनली यहाँ से एंट्री कर रहा है। सो दिस इज योर एरिया ऑफ द गेट, एरिया ऑफ द गेट दे रखा है, दोनों केस में एरिया ऑफ गेट दे रखा है। सो यहाँ से मोल्टन मेटल क्या होगा कि इधर से एंट्री करेगा, इधर से एंट्री करेगा और बॉटम से आने वाला है, तो इसका वेलोसिटी कम होगा, सो इट विल टेक मोर टाइम। वेलोसिटी कम है सो इट विल टेक मोर टाइम टू फिल द कैविटी, इट विल टेक मोर टाइम। वेलोसिटी कम है सो इट विल टेक मोर टाइम टू फिल द कैविटी। साथ के साथ अगर मैं कहूं अब वेलोसिटी कम है तो मोल्ड इरोजन नहीं होगा, स्प्लैशिंग नहीं होगा, टर्बुलेंस लॉसेस नहीं होंगे। किसमें, बॉटम गेट में। किसमें, बॉटम गेट में। नाउ माय डियर, अगर मैं बात करूं अब यहां पे, देखो भाई आपका जो फिलिंग टाइम है इन द टॉप गेट, मोल्ड फिलिंग टाइम, mold filling time, mold filling time for top gate, for top gate. So filling time for top gate वो होगा एरिया ऑफ द mold, हाइट ऑफ द mold डिवाइडेड बाय area at the gate and velocity at the gate, velocity at the gate. Now my dear, अगर ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ द mold into height of the mold, एरिया ऑफ द mold into height of the mold is nothing but
वॉल्यूम ऑफ द माउल्ट, दिस इज योर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द माउल्ट, वॉल्यूम ऑफ माउल्ट जो दिया रहेगा कि कितना कैविटी आपको फिल करना है या कितने का कास्टिंग बनाना है, कितने साइज का कितने वॉल्यूम का कास्टिंग बनाना है, वो दिया रहेगा। ए जी एरिया एट द गेट, एरिया एट द गेट, ठीक। वी जी इज द वेलोसिटी एट द गेट, और यहां पे वेलोसिटी एट द गेट कितना होगा डियर, यहां पे वेलोसिटी अगर निकालना है सो वी जी इक्वल टू V3 मतलब रूट ओवर 2GHT, so this will be the velocity at the gate, velocity at the gate root over 2GHT, HT is the total effective height, उसके ऊपर कितना है। so इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। so it is filling time, it is filling time by using top gate, it is filling time by using टॉप गेट। सो ये टॉप गेट से आपको फिलिंग टाइम इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप पुट करते जाएंगे जो भी वैल्यूज है, हाँ ना, समझ में आना चाहिए भाई। हियर एरिया ऑफ द माउल्ट इनटू हाइट ऑफ द माउल्ट इज नथिंग बट योर वॉल्यूम ऑफ द माउल्ट, वॉल्यूम ऑफ द माउल्ट कितना कैविटी फिल करना है, ठीक। और ये एरिया एट द गेट जहां से एंट्री हो रहा है वो पता होना चाहिए, और वेलोसिटी एट द गेट वो उस पर्टिकुलर जगह पे कितना वेलोसिटी ये पता होना चाहिए। तो इसका अगर रेशियो निकालूंगा तो मेरा टाइम निकल आ जाएगा कि कितने देर में वो फिल होने वाला है। अब देखिए फिलिंग टाइम फॉर बॉटम गेट, फिलिंग टाइम फॉर बॉटम गेट, अगर आप बॉटम गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉटम गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, सो इस पे फिलिंग टाइम किस तरीके से निकलेगा देखिए। फिलिंग टाइम बाय यूजिंग बॉटम गेट 2 into एरिया ऑफ द माउल्ट डिवाइडेड बाय AG रूट ओवर 2G HT माइनस HM, ये आपका फिलिंग टाइम का फॉर्मूला है बाय यूजिंग बॉटम गेट, बाय यूजिंग बॉटम गेट। ये याद रखना भाई, 2 into AM एरिया ऑफ द माउल्ट है, इसमें डबल हो रहा है, 2 into AM एरिया ऑफ द माउल्ट है डिवाइडेड बाय AG। सो AM AG तो है, यहां पे जो वेलोसिटी था उसकी जगह क्या है, रूट ओवर 2G, और यहां पे ब्रैकेट में रूट ओवर HT माइनस रूट ओवर HT माइनस HM है। मतलब समझिए, मतलब समझिए, सी ये क्या है, HM है, ये क्या है, HT है, और ये जो फॉर्मूला जो मैं लिखवाया हूं ये HT इज ग्रेटर देन HM है, HT इज ग्रेटर देन HM है, तब वैलिड है भाई, तब वैलिड है। मतलब ये वाला जो इफेक्टिव हाइट है ना, वो HM से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपका जो मोल्टन मेटल जहां से फीड होने वाला है उसके ऊपर जो हाइट है वो आपके माउल्ट कैविटी के हाइट से ज्यादा होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इस पे ये वैलिड है। दूसरी चीज अगर HT इज लेस देन HM सो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, है ना। उस पे आप सोचिए ना, आप सोचिए, खुद सोचिए कि यार इसको ऊपर बढ़ा दिया, यहां तक आ गया, और मोल्टन मेटल यहां से आ रहा है। तो मोल्टन मेटल अगर यहां से आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसी के बराबर के हाइट से आ सकता है। आप देखे होंगे लेवलिंग करते समय पाइप में, है ना, पानी भरते हैं, सो एक लेवल में ही आ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर एक लेवल पे इस तरीके से रखे हैं, है ना, यहां से अगर पानी आ रहा है तो भाई ये जो है ये ऊपर नहीं जा सकता ना, ये ऊपर नहीं जा सकता। ये ऊपर अगर इसको भले आप चेंज करते कि इसका हाइट बढ़ाते, क्योंकि यहां से अगर आएगा तो ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी बराबर हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक, लॉसेस नहीं होंगे। सो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट मैक्सिमम बराबर हो सकता है। मतलब ये वाला जब आएगा सो रिक्वायर्ड इफ HT इज लेस देन HM दिस टाइम रिक्वायर्ड एक्सटर्नल प्रेशर, required
एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब सर, मतलब ये डियर कि अगर इससे ज्यादा हाइट का आपने मॉल्ट कैविटी फिल करने की कोशिश की, तो इधर से एक्स्ट्रा प्रेशर अगर आप देते जाएंगे तो डेफिनेटली वो फिल होगा, डेफिनेटली उस समय फिल होगा। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं, एक जनरल कंडीशन जो ज्यादातर पूछा जाता है, इफ एच टी इक्वल टू एच एम है, अगर एच टी इक्वल टू एच एम है, मतलब ये और ये बराबर हो गए, तो आप देख सकते हैं डियर, यहां पे एच टी इक्वल टू एच एम, मतलब ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बच गया आपका क्या, 2am फिलिंग टाइम, 2am रूट ओवर एच टी डिवाइडेड बाई ए जी रूट ओवर 2g। यहां पे ना एच टी रूट ओवर एच टी का मल्टीप्लाई रूट ओवर एच टी का डिवाइड कर दिया, सो ये हो जाएगा रूट ओवर 2g एच टी, और ऊपर बच गया आपका एच टी और एच टी इक्वल टू क्या है, एच एम, मतलब 2am एच एम हो जाएगा, और ए जी 2g एच टी। इसको इसी तरीके से तो लिख सकता हूं ना भाई। ठीक, सो यहां से अगर देखोगे आप, सो ए एम एच एम डिवाइडेड बाई ए जी रूट ओवर 2g रूट ओवर 2g वेलोसिटी एट द गेट, यहां पे भी ये वेलोसिटी एट द गेट, ये वेलोसिटी एट द गेट इसी तरीके से मिल रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं 2 इंटू एरिया ऑफ द माउल्ट, हाइट ऑफ द माउल्ट, और ए जी वी जी। सो दिस इज नथिंग बट, ये जो है आप ध्यान से अगर देखेंगे, सो इतना आपका जो है वो फिलिंग टाइम है बाय यूजिंग टॉप गेट, बाय यूजिंग टॉप गेट। टॉप गेट को यूज करते हुए आप अगर फिलिंग टाइम निकालना चाह रहे हो, फिलिंग टाइम देखना चाह रहे हो, तो ये आपका फिलिंग टाइम है। इट मींस दैट आई कैन से इन दिस केस अगर इस तरीके से रहा, सो आपका टॉप गेट और बॉटम गेट में, टॉप गेट का जो टाइम होगा, अगर टॉप गेट का फिलिंग टाइम टी एफ टी है, सो बॉटम गेट का फिलिंग टाइम उससे डबल हो जाएगा, टी एफ टी, दैट इज योर टी एफ बॉटम। सो ये डबल हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा इन केस ऑफ बॉटम, अगर ये फॉलो हो रहा है तो। समझ में आई क्या बात, बात समझ आई, क्लियर ना, कि यार अगर आप बॉटम गेट से फिल कर रहे हो और एच टी इक्वल टू एच एम है, सो उस समय आपका जो फिलिंग टाइम होगा वो डबल टाइम होगा बाय यूजिंग बॉटम गेट, मतलब टॉप गेट से जो टाइम मिल रहा होगा उससे डबल टाइम में फिल होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, इससे अगर आप ये कैविटी 10 सेकेंड में फिल करेंगे, सो इससे आप उसी कैविटी को, उसी हाइट के कैविटी, उसी वॉल्यूम के कैविटी को 20 सेकेंड में फिल करेंगे, 20 सेकेंड में। कितने में, 20 सेकेंड में, जस्ट डबल टाइम में। ठीक, और साथ के साथ देखिए एग्जाम में क्या होता है, गेट एग्जाम में आपको ना कई बार ऐसा हो जाता है कि ना तो टॉप गेट दिया जाता है, ना ही बॉटम गेट दिया जाता है, तो फंस जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। ना तो टॉप गेट दिया है, ना ही बॉटम गेट दिया है, अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। अगर अपन फंस जा रहे हैं उस तरीके से, तो याद रखना डियर, ऑलवेज कंसिडर टॉप गेट, और चिंता मत कीजिए, कई स्टूडेंट बॉटम गेट भी कंसिडर कर लिए ना, तो आईआईटी दोनों को है ना कंसिडर करती है, दोनों आंसर को कंसिडर करती है, टिल नाउ तक तो कंसिडर करते आई न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। ऑब्जेक्टिव में क्या दिया रहेगा, वो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा तो एक ऑप्शन मैच करेगा, दूसरा ऑप्शन मैच नहीं करेगा, बट ऑब्वियस है। अगर मैंने बोला कि 10 सेकंड आ रहा है, इससे 10 सेकंड आ रहा है, इससे 20 सेकंड आना चाहिए, और ऑप्शन में 10 सेकंड बस है, 20 नहीं है, मतलब 10 सेकंड शुड बी द आंसर, खत्म। ऑब्जेक्टिव रहा तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आप कोई भी एज्यूम करके बना सकते हो, मैं तो हमेशा टॉप गेट के लिए जाता हूं, बट बॉटम के लिए भी गए तो कोई गलती नहीं है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि अगर आपका टॉप या बॉटम कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी चीज कंसिडर कर सकते हो, कोई भी गेट आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, इसको इरेज कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, होपफुली आप नोट कर लिए होंगे। चलो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 तक तो लास्ट क्लास में बात कर लिए थे, अभी आपको देखना है 69, 70, 71, 72 है, 72 तक, है ना।
मतलब 69, 70, 71, 72, टोटल 4 सवाल है, टोटल 4 सवाल हैं। इसमें से मैं 2 सवाल बनाऊंगा, 2 सवाल आपका होमवर्क रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 69 बना दूंगा और मैं क्वेश्चन नंबर ना 71 बना दूंगा। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 72 दोनों आपके होमवर्क होने वाले हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है 200 mm लॉन्ग डाउन स्क्रू। ओके, 200 mm लॉन्ग डाउन स्क्रू, इस तरीके से फिगर भी दे रखा है। ये इस तरीके से दिया है, ये 200 mm दिया है भाई, स्क्रू का हाइट, और यहां से इस तरीके से ये फिल करने वाला है। ठीक, कह रहा है कि 200 mm लॉन्ग डाउन स्क्रू हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 650, एरिया दे रखा है 650 mm स्क्वायर, वेयर द पोरिंग बेसिन मीट्स एट द डाउन स्क्रू। मतलब कौन सा एरिया सर? अगर इसको सेक्शन 1 माना हूं, इसको सेक्शन 2 माना हूं, इसको 3 माना हूं, सो जो एरिया दिया है वो ये पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया दिया है, ये पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया दिया है। मतलब आपको एरिया 2 दे रखा है। आपको एरिया 2 दे रखा है, ठीक। 650 mm square, where the pouring basin meets the down screw, that is the beginning of the down screw, ठीक है। A constant height of the molten metal is maintained by the pouring basin, the molten metal flow rate, फ्लो रेट दे रखा है, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट मोल्टन मेटल का क्यू, क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, थोड़ी देर पहले बात किए थे, वो दे रखा है 6.5 इंटू 10⁵ mm³ पर सेकेंड, mm³ पर सेकेंड में आपको दे रखा है। कंसिडरिंग द एंड ऑफ डाउन स्क्रू टू बी ओपन टू द आपका एटमॉस्फेयर एंड एन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, acceleration due to the gravity is given g equal to 10⁴ mm per second square। तो एक चीज देखिए, सबका यूनिट जो है वो mm या mm पर सेकेंड स्क्वायर या mm³ पर सेकेंड, मतलब जो यूनिट है वो mm सेकेंड इस तरीके से दिख रहा है, यूनिफॉर्म यूनिट है, कोई मीटर में नहीं आया है, ये अच्छी बात है, ठीक है। The area of the down screw in the mm square at its end, avoid air aspiration। आपको एयर एस्पिरेशन इफेक्ट अवॉइड करने के लिए यहां पे कितना एरिया होना चाहिए उसके बारे में पूछा है भाई, उसके बारे में पूछा है, ठीक। आपको एरिया 2 दे रखा है, एरिया 3 पूछा है। मतलब अगर मैं बोलूं सर एरिया 2 V2 इक्वल टू एरिया 3 V3, यहां से निकाल सकता हूं क्या? यहां से निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल यहां से आप निकाल सकते हैं, अगर इस तरीके से आपको पता रहा तो, इस तरीके से आपको पता रहा तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। नाउ माय डियर, आपको क्यों पता है, सो क्या वेलोसिटी, मुझे ये हाइट नहीं पता ना, मुझे ये हाइट नहीं पता, ना ही मुझे V2 पता है, ना तो V2 पता और ना ही ये हाइट पता, लेकिन मुझे ये पता है Q। सो Q इक्वल टू मैं कह सकता हूं, नाउ माय डियर, Q इक्वल टू एरिया टू V2 बराबर होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। मतलब Q इक्वल टू कितना है 6.5 इंटू 10⁻³ दिया है, 5 दिया है, 10⁵ दिया ना, सॉरी, दिस इज 10⁵, 10⁵,
एम क्यूब पर सेकेंड। सो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो वेलोसिटी v2 निकल जाएगा भाई, v2 निकाल देते हैं, कितना आ रहा है 6.5 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई एरिया टू 650। सो ये आ रहा है 1000 mm पर सेकेंड, 1000 mm पर सेकेंड इक्वल टू रूट ओवर 2g। g मतलब कितना दे रखा है 10 टू द पावर 4, 2g hp। इसके ऊपर ये hp हाइट निकाल सकता हूं, अब hp हाइट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो निकाल लीजिए भाई यहां से hp। फिफ्टी mm, hp इक्वल टू आपका आ रहा है 50 mm। ठीक, hp कितना आ गया आपका 50 mm आ गया। ना माय डियर v2 भी निकल गया, hp भी निकल गया। अगर hp निकल गया तो ht निकाल सकता हूं। ht इस केस में देखिए hp नहीं दिया था, लेकिन आपको q दिया था जहां से आप निकाल पा रहे थे hp। सो अब ये टोटल हाइट हो गया 250 mm। इट मींस दैट v3 विल बी रूट ओवर 2g ht, मतलब रूट ओवर 2g कितना दे रखा है 10 टू द पावर 4, ht आपने अभी निकाला 250 mm। सो दिस विल बी द वेलोसिटी। ये आ रहा है रूट ओवर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 250। सो ये वेलोसिटी आ रहा है 2236 mm पर सेकेंड में, mm पर सेकेंड में v3 आ गया। नाउ माय डियर A3 आपको पूछा है एरिया, ठीक है ना, एरिया। सो A3V3 इक्वल टू Q, और Q इक्वल टू कितना है 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5। सो यहां से अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं सो आपका A3 निकल जाएगा क्या, बिल्कुल सर। 6.5 को इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है 290। एरिया 3 इक्वल टू 290.68 mm स्क्वायर, 290.7, यस 290.7 आपका दे रखा है आंसर ऑप्शन सी। सो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, देखिए आसान सवाल है, और जैसे जिस तरीके से आपका वर्कबुक है, वर्कबुक में लगभग 100 क्वेश्चन है, कुछ एमएसक्यू भी आपके एडेड हैं, तो वो भी मैं कराऊंगा। जस्ट आपको आइडिया मिले कि एमएसक्यू किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें आ सकती है, इसलिए एमएसक्यू डाला गया है इस पर, है ना, और उसके रिगार्डिंग बात करें। सो आपको इतने सारे क्वेश्चन प्लस इसके अलावा भी मैंने सवाल कराए हैं, इस बुक के अलावा भी मैंने और भी सवाल कराए हैं बीच बीच में। जो रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ उनको पता है कि किस तरीके से चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चीज़ें हैं ना यार, हमारे पास पूरा साल नहीं है कि आराम से बैठ के पढ़ते रहें। हमारे पास लिमिट, टाइम लिमिट है। उस ड्यूरेशन में कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन पढ़ के ही आ जाएगा क्या चीज़ें, नहीं। हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन अगर 18 मार्क्स का आ रहा है तो यार 15 मार्क्स ना ऐसी स्कोर कर डाले उस पर। रही बात 3 से 4 मार्क्स जो आपको लगता है कि दिक्कत कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। मुझे लगता है कि इतना अच्छा स्कोर इतना ही पढ़ने पे आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बोलूं आप पूरा पढ़ के भी जाओगे ना, तब भी चांसेस कम है कि पूरा मैं पूरा स्कोर कर पाऊं, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है ना, मुझे पता है कि किस तरीके से होता है। सो इसलिए एफर्ट ना स्मार्ट रखो, प्रीवियस ईयर लगाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ,
प्रैक्टिस सीरीज लगाओ। आपको ना दो चीजों पे बहुत वर्कआउट करना है। एक तो है कि प्रीवियस ईयर लगाने से क्या होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो नए क्वेश्चन में अप्रोच करना आसान होगा, नए क्वेश्चन में अप्रोच करना आसान होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तीसरी चीज, जो टाइम लगने वाला है पर्टिकुलर सवाल में, क्योंकि ऐसा भी होता है एग्जाम में कि आप ना आउट ऑफ 65 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चंस आते होंगे, आप सही पूरा बना सकते हो, बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू हैव अटेम्प्टेड ओनली 38 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन। सो वो किस वजह से? बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, टाइम ज्यादा लग रहा था। सो अभी ना इन चीजों पे भी धीरे धीरे वर्कआउट करना शुरू करो। ठीक, आगे बढ़ता हूं भाई, ये रेस करता हूं। और अभी ना आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम जितना कम हो सके उतना कम आपको देना रहेगा एक क्वेश्चन को। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, उतना जल्दी किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है आप जो रिवीजन वाला पोर्शन है वो किस तरीके से होना चाहिए, रिवीजन के लिए आपसे 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। यार अभी पैरेलली ना आपके पास प्रोडक्शन चल रहा है, सॉम चल रहा है और थर्मो चल रहा है, तीनों की कॉपी बन रही है। हालांकि अगर मैं बोलूं क्रैश कोर्स के हिसाब से ज्यादा नहीं भर रहा है, लेकिन काम की चीजें हैं, पूरी काम की चीजें। सो उतने कॉपी को मैं मान के चल रहा हूं कि आपका शॉर्ट नोट्स है, और नया शॉर्ट नोट्स रेडी करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो 10 होगी। अगर मैं बोलूं इतने लेक्चर्स में लगभग 100-150 पेज का कॉपी आपका भर जाएगा। ठीक, कुछ सवाल अगर आप करते जा रहे हैं तो और ज़्यादा हो जाएगा, सवाल नहीं कर रहे हो सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हो तब भी आपका 100 पेज तो भर ही जाएगा। ठीक, सो क्या करना है, वो जो 100 पेज है ना, वो 100 पेज को रिवाइज करते जाओ। अगर कोई वो 100 पेज को 10 पेज में उतार लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वो और शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया, ठीक है ना। लेकिन वो जो 100 पेज का है ना, उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो। अब डेली बेसिस पे क्या करो आप यार, दिन में ना मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे का लेक्चर अटेंड करते हो, 4-4.5 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा का ओवरऑल लेक्चर नहीं होता ये तीनों सब्जेक्ट मिला। बाकी टाइम ना आप टाइम को डिवाइड कीजिए कि यार मैं आज का पढ़ा, आज का इतना न्यूमेरिकल मैं लगाऊंगा, इतनी सारी चीज़ें मैं करूंगा, आज का सवाल ये हो गया। तुरंत पढ़ने के बाद एक तो मैंने बताया कि कम से कम 10 से 20 मिनट आप दिया करो तुरंत रिवाइज करने के लिए। ठीक, उसके बाद आज का काम किया, तो जैसे सुबह आया थर्मो, तो थर्मो का मैं कर लिया भाई। थर्मो आता है आपका 11 बजे, तो पढ़ लिया इसको, 1 बजे तक मैंने ख़त्म कर लिया पूरा लेक्चर। ठीक, और इस पे 2 घंटा वर्कआउट किया, मतलब 3 बजे तक, लगभग 3 बजे तक। खाना वगैरह भी है उसमें, 15-20 मिनट आपका जैसा भी इंक्लूड करना है, 3-3, 3:30 कर लो, ठीक है, 3:30 बजे तक मैंने वर्कआउट कर लिया, जो भी जरूरत थी, जो आज का सवाल ये ऐसा ऐसा है। ठीक, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आने वाला है 5 बजे, अपने को पता है। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर 5 बजे आने वाला है तो उससे पहले ना प्रीवियस कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, जो बचा हुआ टाइम है 5 बजे तक, 5 बजे तक मुझे लगता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिवाइज कर डालो कि क्या क्या पढ़े थे शुरू से लास्ट तक। वैसे तो करेंट के 5 लेक्चर आपको रिवाइज करना चाहिए, लेकिन अभी रिवीजन आप बहुत लोग शुरू करेंगे, सो आप ना पूरा रिवीजन शुरू कर दीजिए, पूरा रिवीजन शुरू कर दीजिए। सो 4-5 दिन में पूरा आप एक बार देख डालेंगे। सिमिलरली जैसे ही सॉम खत्म होगा, जैसे ही सॉम खत्म होगा, सॉम के लिए जैसे 7 बजे तक आप सॉम खत्म किए और 1-1.5 घंटा दिए तो 8-8:30 हो गया, फिर प्रोडक्शन आने वाला है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए आपके पास रिवीजन का समय नहीं बचा, तो प्रोडक्शन आप करेंगे,
पहले करेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे, रात पूरा समय है आपका, सो जाइए, सुबह भी 11 बजे से लेक्चर आने वाला है, तो प्रोडक्शन उस समय आप कीजिए। सो इस तरीके से अगर आप टाइम बांटेंगे तो आप रिविजन भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ये तो अच्छी बात है ना कि 3 सब्जेक्ट पैरेलली चल रहा है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे वे में, क्योंकि गेट एग्जाम में ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट मैनेज करना रहेगा डियर। अब जब एग्जाम देने जाओगे तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है ना, ये आप लोगों का जो माइंड सेटअप है ना वो उस तरीके से सेट करेगा कि हाँ भाई एट अ टाइम मल्टी सब्जेक्ट हैंडल करने की नीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 71 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 एंड 72 विल बी योर होमवर्क, will be your homework. सवाल नंबर 71, a mold has down sprue, a mold has down sprue whose length is 20 centimeter, okay है ना, आपका स्प्रू हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, ये ध्यान रखना। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेस ऑफ द डाउन स्प्रू इज 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेस ऑफ द स्प्रू दैट इज योर A3। अगर इस तरीके से रहता है, इसमें फिगर नहीं दे रखा है लेकिन अपन एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस एज्यूम जैसा पढ़ते आए हैं वैसा ही कुछ होगा। सो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। सो एरिया 3 बॉटम बोला है ना, डाउन स्प्रू, यस बेस एरिया। सो ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है अ डाउन स्प्रू फीड्स हॉरिजॉन्टल रनिंग लीडिंग इनटू द माउल्ट कैविटी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द माउल्ट VM 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है, VM दे रखा है। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द माउल्ट कैविटी विल बी, अब देखो इसमें ना तो टॉप गेट बोला है ना ही बॉटम गेट बोला है, ठीक, हालांकि बोल रखा है कि यहां से हॉरिजॉन्टल रनर आपका यूज कर रहे हो तो वो टॉप गेट भी हो सकता है, बॉटम गेट में भी वैसे ही हो रहा था। सो आई एम एज्यूमिंग हियर एज अ टॉप गेट, जस्ट टॉप गेट की तरह मैं मान रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ द माउल्ट दे रखा है यार, HS दे रखा है, HP नहीं दे रखा है, एंड देयर इज नो वे टू फाइंड HP। ना तो आपके पास Q है, ना ही वेलोसिटी एट द 2 है, यहां पे ना ही V2 दे रखा है, ना ही आपके पास Q है। सो HP विल बी नेग्लेक्टेड हियर, दिस विल बी नेग्लेक्टेड, मतलब दिस विल बी द टोटल हाइट, HS इक्वल टू HT इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। सो इसको mm में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, या मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ता हूं यार, इसको टॉप गेट अगर मैं माना तो टॉप गेट से फिलिंग टाइम, टॉप गेट से फिलिंग टाइम विल बी वॉल्यूम ऑफ द माउल्ट डिवाइडेड बाय एरिया एट द गेट एंड वेलोसिटी एट द गेट। एरिया एट द गेट, अब यहां पे क्या एज्यूम करेंगे सर, जहां से आपका एंट्री हो रहा है सर, यहां से एंट्री हो रहा है, so this is the area at the gate sir, this is the area at the gate। so और velocity at the gate अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द माउल्ट 1000, एरिया एट द गेट आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा था ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। एंड वेलोसिटी एट द गेट, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना चाहिए ताकि सेंटीमीटर पूरा यूनिट आपका बैलेंस हो जाए। सो नाउ माय डियर, वेलोसिटी एट द गेट विल बी इक्वल टू √2g HT। सो √2g मतलब कितना हो गया, 9.81 इंटू 100, 9.81 इज द इन द मीटर इंटू 100, मतलब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 981 इंटू HT कितना दे रखा है आपको, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू, ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं भाई, 2 इंटू 981
जी का वैल्यू कहीं पे नहीं दिया था ना? नहीं दिया, नहीं दिया है तो 981 ही कंसिडर करोगे भाई। तो ये आ रहा है 198.09, 198.09 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो नाउ 1000 इंटू, ये आ रहा है 5.04 सेकेंड। एज अ टॉप गेट 5.04 सेकेंड आया। एज अ बॉटम गेट अगर एज्यूम करता तो मैं वही कंडीशन एज्यूम करता कि एच टी शुड बी इक्वल टू एच एम, तो उसमें 10.08 सेकेंड आता। सो एज पर द ऑप्शन 5.04, अच्छा उसके आगे भी मतलब 5.05 कर सकता हूं। सो एज पर द क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5.05 सेकेंड। ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई अलग सवाल नहीं है भाई, एकदम आसान सवाल होते हैं। साथ के साथ मैं बहुत सारी चीजें, थ्योरेटिकल चीजें भी कवर करते चल रहा हूं। सो ध्यान से सुना करो ना लेक्चर, कल का लेक्चर आप देखे होंगे, बहुत सारी चीजें मैंने कवर कराई। जो ध्यान से सुना होगा ना, उसके बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस लग गए होंगे। और कई लोग तो यही सोचते रह गए हैं कि सर थ्योरी कैसे कवर करें। माय डियर, थ्योरी कवर हो गया, आप लेक्चर ध्यान से नहीं सुने। मैं बार बार बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो उसको नोट कर लिया करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक एक वर्ड उस समय, ठीक। सो होपफुली मेरी बातों को आपने समझा होगा और इसको ना आप दिमाग में बसा लो कि किस तरीके से चीजें करनी चाहिए। आपको करना है ना लाइफ में, अगर कुछ करना है ना, लाइफ में अगर कुछ करना है ना, तो जान लगाना और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना जरूरी है। आप ना इस तरीके से नहीं कह सकते कि यार ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाले। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, वो पढ़ना छोड़ के सिर्फ एक्सक्यूजेस डालते रहते हैं कि कोई बोलेगा सर मेरे घर में ना दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो बोलेगा कि सर मेरे घर में ना थोड़ा सा क्या है कि दादी की तबीयत खराब रहती है, या मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, या मैं और कुछ इस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट, यार मैं, मेरे साथ भी तो था ना, मेरे साथ भी था। और ऐसे ना बहुत सारे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्स्टेकल ना लाइफ में सबके आने वाले हैं। इसको, ये जो हर्डल्स हैं, ये जो ऑब्स्टेकल हैं, इसको पार करके ही तो आगे बढ़ोगे ना, इसी को पार करके आगे बढ़ोगे। यार सबके साथ प्रॉब्लम होगा, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जैसा भी है ना, मतलब पर्सनल, आप खुद ही पर्सनली इस तरीके से चीजों को कंसिडर कर लिए हो। होता है, मुझे पता है, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब ना एक चीज समझ लो, जो है यथार्थ सच्चाई, और वो है आपके लाइफ में आगे जाना आपका, यही है यथार्थ सच्चाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जान लगा दो, मस्त से पढ़ो, है ना। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरा लेक्चर देखने के लिए, और शेयर कीजिए यार, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।